जय हिंद साथियों। 20 साल पहले भारत देश के अंदर साइनिंग इंडिया का नारा लगा था। लोगों को वह नारा पसंद नहीं आया तो लोगों ने सत्ता ही पलट डाली और 20 साल के बाद फिर से भारत यानी मोदी के भारत का जिक्र जो है अब होने लगा है। और समूची सरकार जो है 25 सालों के बाद भारत कैसे विकसित राष्ट्र के तौर पर हो जाएगा, इसके सपने अभी से देखने लगे हैं। उसको कोई मतलब नहीं है वर्तमान समय में कहीं पर रेल एक्सीडेंट हो रहा है। वर्तमान समय में इस देश के भीतर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मौजूदा समय में भारत देश के अंदर राशन की क्या स्थिति है, इस देश के भीतर में किसान मजदूर की क्या परिस्थिति है, इस देश के भीतर में बढ़ता हुआ नेटवर्थ वह भी कॉरपोरेट घराने का, और दूसरे तरफ इस देश के भीतर आम लोगों की घटती हुई आमदनी यानी असमानताएं जो है अगर चरम पर है तो सरकार इसके लिए बेफिक्र है, क्योंकि उसने उस कागजों को अपने हाथ में थमा लिया है। और नीति आयोग हो या फिर भारत देश के अंदर 11 मंत्रालयों से जुड़े हुए नौकरशाह जो सभी को यह बताने में जुट गए हैं कि 2047 में भारत कितना महान हो जाएगा। इस समय में कोई भी जानकारी आप तक निकल करके नहीं जाएगी, चाहे आप खुले आसमान तले खड़े होकर झांकिए या फिर किसी भी हरियाली के बीच में रह करके देखिए। इस देश के भीतर में क्या कुछ चल रहा है, इस दौर में क्या चल रहा है, ये आपको नहीं पता चलेगा। खबरें दबाई जाती है, छिपाई जाती है, जानकारी नहीं लीक होने दी जाती है, लेकिन पूरा अगर सिस्टम ये बन जाए कि आपको उस तरफ झांकना ही नहीं है, ताकना ही नहीं है, तो चीजें ना दिखाई दे, ऐसा भी नहीं है। और छिपाना और दबाना ही नहीं होता, बल्कि पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं उस विकसित राष्ट्र के लिए जीने लगता है, जो कब आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा। ये 2047 जो पीएम मोदी की उम्र जो है 97 वर्ष का हो जाएगा। और वर्तमान समय में जो इस देश के गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह, जो मौजूदा समय में उनसे तकरीबन 14 वर्ष छोटे हैं पीएम मोदी से, तो उनकी उम्र भी 80+ हो जाएगी 2047 में। लेकिन जो पीढ़ी मौजूदा समय में यह सोच रही है कि उसको क्या क्या मिलना चाहिए, जिन खबरों को नहीं दिखाया जाता है और सरकार का झूठ जो है इस समय में गायब कर दिया जाता है इस जादूगरी प्रक्रिया के तहत, तो कोई एहसास जो कि आपको है या नहीं है, आज उस फहरिस्त के साथ हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। जो आप समझ अगर गए तो समझ लीजिए कि क्या कुछ इस दौर में एक जादूगर पीएम छुपा रहे हैं। गोदी मीडिया भी इसको कहीं ना कहीं दबा रहा है, कोई जानकारी आप तक निकल करके नहीं आती, चाहे वो भारत के अंदर नेहरू का काल हो, चाहे इंदिरा गांधी का काल हो, या फिर वीपी सिंह का दौर हो, या चंद्रशेखर साहब की दौर हो, या फिर राजीव गांधी का दौर ही क्यों ना हो, या फिर मनमोहन सिंह का ही दौर हो। अगर ये खबरें उस समय निकल करके आ जाती, लोगों के सामने आ जाती, तो सरकारें पलट जाती। लेकिन सरकार इस समय में पलटना तो दूर की बात है, परिस्थिति क्या है देश का। नीति आयोग लगा है कि मौजूदा समय में अगर 3.4 ट्रिलियन डॉलर अगर 25 साल के बाद वो 30 ट्रिलियन डॉलर कैसे बनेगा, और कमोबेश टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र हो, भारत विश्व बाजार में कैसे उनकी गूंज होगी, कैसे उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। केवल 2 महीना पे इंतजार कर लीजिए, वो दिसंबर का महीना पीएम मोदी तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ उससे पहले वो बात जो लोगों से करेंगे इस विकसित राष्ट्र को लेकर के, हमको लगता है कि आज आपको वह नाम जानना, आपको इस सारे नाम जानने चाहिए। जरा आप सोचिए कि किन लोगों के साथ सरकार अब बैठने वाली है और आने वाले समय में विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सुंदर पिचाई जो सीईओ हैं गूगल के, एन चंद्रशेखर जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, नंदन नीलेकनी जो इन्फोसिस से जुड़ी है चेयरमैन है, कुमार मंगलम बिरला आदित्य ग्रुप के चेयरमैन है, इंदिरा नोई जो पेप्सिको में इससे पहले सीएफओ हुआ करती थी, आनंद महिंद्रा ग्रुप के हैं, केबी कामत बैंकर हैं, ये कैलाश सत्यार्थी जिनको की पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार, आप ध्यान होगा, अजय पंगा जो वर्ल्ड बैंक के जो कि प्रेसिडेंट है, सीएस घोष जो बैंकर हैं। इन तमाम साथियों से, लोगों से मिलकर के नवंबर के महीने में मुलाकात होगी और दिसंबर के महीने में ये पूरा प्रोजेक्ट देश के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से सवाल शुरुआत होता है कि 2 जून को जब 2 ट्रेनें टकराई थी आपस में बालासोर के अंदर, तब ये सवाल हुआ था कि एंटी कॉलिजन सिस्टम हमारे देश के अंदर है या फिर नहीं है। सरकार ने कहा है, लोगों ने पूछा, उसके बावजूद भी ट्रेन क्यों टकरा गई और 275 लोगों की जो मृत्यु हो गई, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं लिया। उसके बाद
10 अक्टूबर को दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो गुवाहाटी जा रही थी उसकी 21 बोगियां पटरी से उतर गई, 4 लोगों की मौत हो गई। जिम्मेदारी किसी ने नहीं लिया। आगरा से पतालकोट जा रही वो 3 कोच जल करके खाक हो गई, कई लोग घायल भी हो गए, जिम्मेदारी किसी ने नहीं लिया। 24 घंटे पहले आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के अंदर 2 ट्रेन फिर से टकराई है और पीएम मोदी ने रेल मंत्री को फोन करके अश्विनी वैष्णव जी को और कहा हर संभव मदद कीजिए। आखिर जिम्मेदारी किसी की नहीं, परिस्थितियां ऐसे अनुकूल है, ये तमाम खबरें धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, कहीं आपको दिखाई देगी नहीं। तो ये सच इस देश के भीतर का क्या है? इस देश के भीतर का सच अभी भी वही खेती है, वही रीढ़ की हड्डी है, एग्रीकल्चर, कृषि है, जो कि इस देश की जीवनदायिनी है, रीढ़ ही नहीं जीवनदायिनी है। जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, वहां के मतलब 60% लोग खेती से ही परिवार चलाते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। इस दौर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो बंटाधार है वो सच भी अब इस दौर में छिपा लिया गया। पहले तो दुहाई दी जाती थी कोविड समय का, लेकिन अब तो उसको पूरे तरीके से कहीं ना कहीं छिपा लिया गया। स्थिति यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान ही क्यों ना हो, या 10% भी मजदूर ऐसे नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हों। दूसरा सच यह भी है, इस देश का जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग हैं वो करीब करीब 9 से 12% लोग हैं, और इस कंस्ट्रक्शन के भीतर जो पैसा लगा हुआ है वो राजनीतिक दल का पैसा लगा हुआ है, पॉलिटिशियंस का पैसा लगा हुआ है। जिम्मेदारी किसी भी की नहीं है, खबर आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं कहेगा। तो कृषि पे टिकी हुई इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ के भीतर करीब करीब 63% मजदूर जो है कृषि से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के भीतर 60%, राजस्थान के भीतर 55%, जो बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश का अगर आप जिक्र कर लीजिएगा तो यहाँ भी कहीं ना कहीं 50 से 60% के बीच लोग खेती के ऊपर ही निर्भर हैं। लेकिन 2047 का जो विजन सरकार के मन में आ गया कि पूरे दुनिया को बताने के लिए कि भारत सबसे बड़ा बाजार कैसे है, तो उसमें कहीं पर भी खेती से जुड़े हुए लोगों का जुड़ाव नहीं होगा, इस देश के मजदूरी से जुड़ा हुआ लोगों का जिक्र नहीं होगा। इसीलिए आज लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र करने की बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी जब कल छत्तीसगढ़ के भीतर थे तो क्या कह रहे थे, खुले तौर पर क्या ऐलान कर रहे थे कि जितना पैसा इस देश के भीतर कॉरपोरेट यानी अडानी साहब को दिया जाता है उतना पैसा मैं अगर आ गया केंद्र में तो बदल दूंगा परिस्थिति, और छत्तीसगढ़ में तो सत्ता में आते ही इतना पैसा दिया जाएगा जितना वो कॉरपोरेट को देते हैं। इस छोटे से जरा भाग को समझिए। पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देगा ना, उतना पैसा मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारी को दूंगा। और अभी कमी क्या है, अभी दिल्ली में सरकार नहीं है, अभी हम काम छत्तीसगढ़ में करेंगे, मगर जिस दिन दिल्ली की सरकार आ गई ना, फिर देखना क्या होता है। मजाक बना रखा है, देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है। ऐसा लगता है कि भैया देश में बस 2-3 लोग हैं, अदानी जी हैं और कोई है ही नहीं। तो जितना पैसा वो उसको देंगे, लिख के ले लो, उतना पैसा मैं आपको दूंगा। यहाँ पर सवाल है, क्या राजनीतिक तौर पे उछाला गया एक नारा है जिसे राहुल गांधी ने उछाला, या फिर पहली बार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि दरअसल भारत देश की इकोनॉमी और इस देश के भीतर में जो पैसा बांटने की प्रक्रिया है उसमें आम लोगों को शामिल अब तक क्यों नहीं किया गया। लेकिन उसके आगे अगर निकल करके देखिएगा, जिस बात का चर्चा कर रहे हैं कि इस समय तमाम चीजें कैसे दबा ली जाती है, भारत देश के शेयर बाजार के ऊपर मौजूदा वर्तमान समय में क्या स्थितियां हैं, खास तौर पर इजराइल हमास युद्ध के दौर में भी और अमेरिका में बढ़ते हुए इंटरेस्ट के मद्देनजर भारत के अंदर जो विदेशी पैसा शेयर बाजार के अंदर है, जिसको एफआई कहते हैं, 2 महीना के भीतर भीतर 35,000 करोड़ रुपए निकाल लिया गया। सरकारी या पत्रकार के जरिए बात आपके तक पहुंची, स्थितियां धीरे धीरे शेयर बाजार के अंदर भी नाजुक हो चली है। सरकार ने इस बात की जानकारी दी कि इस देश के 10 सॉफ्टवेयर सर्विस फर्म्स जो हैं वो तमाम जगहों से लोगों को निकाला जा रहा है, और 51,000 से ज्यादा नौकरियां जो है इस समय में चली गई है। उसमें चाहे टीसीएस हो, चाहे गॉगजेंट हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे एफसीएल हो, चाहे विप्रो हो, चाहे टेक महिंद्रा हो, चाहे एलन एंट्री हो,
तमाम जगहों से इंफोसिस में लगे हुए 14,470 लोगों को निकाल दिया गया। नारायण मूर्ति का यह कंपनी है जो यह कहते हैं कि हफ्ते भर के भीतर 70 घंटे काम करने चाहिए। उस देश के भीतर जिस देश में बेरोजगारी चरम पर हो, 2014 के तुलना में युवा बेरोजगारी जो है कहीं ना कहीं 3 गुना बढ़ी है। लेकिन ये बात आप तक बताएगा कौन, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन जब उसको छिपा ही लिया गया? तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार खड़ा करती है, जब वह भी छिपा लिया जाए जो सरकार प्रचार करती है, तो चीजें बताएगा कौन? अगर सरकार चकाचौंध में देख रही है तो फिर मतलब क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ना होगा, और ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ मामला है जिसपे कल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू होगी। लेकिन एक पल के लिए जरा आप सोचिए कि इस देश भारत देश के अंदर 3 बड़ी संस्थाओं ने अंगुली उठाई है, आरबीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने। तीनों ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा, तीनों ने कहा ब्लैक मनी से व्हाइट मनी हो जाएगी, तीनों ने कहा विदेशी चंदा जो है रोकने वाला कानून बेकार हो जाएगा, तीनों ने कहा था कि राजनीतिक को विदेशी कंपनियां प्रभावित कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस समय में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल यह तक कह गए कल कि हमारे देश के नागरिक को कोई हक नहीं है कि राजनीतिक पार्टी का चंदा का सोर्स किस सोर्स से आता है वह उसे जांचे। ये अटॉर्नी जनरल का कहना था। कि आप किसी पत्रकार ने आपको इस बात का जिक्र किया कि ये बात सरकार कह रही है कि आप नागरिकों को कोई जरूरत नहीं है कि कहां से फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी को आता है और लेती है। अगर सुन लीजिए आप खुद ही, तो नागरिक को सूचना के अधिकार के तहत पार्टियों की फंडिंग जानने का अधिकार है। यह स्कीम किसी भी व्यक्ति के मौजूदा समय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती और यह क्लीन मनी के डोनेशन को बढ़ावा दे रही है। इससे डोनर अपने टैक्स के दायित्व को निभाएगा। और तो और स्थिति इतनी नाजुक है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी अटॉर्नी जनरल के जरिए ही यह बात धमकाने से नहीं चूक रही है। खुले तौर पर अटॉर्नी जनरल ने यह बात कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी डोमेन में वह नहीं आए तो अच्छा है, और आएगा तो फिर मुश्किलें होगी। सरकार के इस नजरिए को जब आप समझिएगा तो हो सकता है कि आपके जहन में एक सवाल और उठ करके आएगा, क्या वाकई में सरकार 25 साल के बाद इस देश के भीतर की स्थिति क्या होगी अब उसी के ऊपर काम कर रही है? जी नहीं, काम कर रही है वर्तमान समय में इस देश की अर्थव्यवस्था। हमारे भारत देश के भीतर के लोगों की जो जिंदगी जीने की मुश्किल है, इस देश के भीतर सरकारी सिस्टम का फेल होना, गवर्नेंस के तौर पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने तैयार किया, अगर वहां पर वह फेल हो जाती है तो उन तमाम चीजों को पत्रकारों के जरिए लोगों तक पहुंचने से रोका जाए। इसको यानी यह नहीं बताना है, कोई भी जानकारी नहीं देनी है। ऐसी परिस्थिति में भारत की मौजूदा सत्ता आकर के कहीं ना कहीं खड़ी दिख रही है। अब मोदी मीडिया उसके साथ खड़ा है, तो फिर आप किस मुद्दे के आश्रय किन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे? आज कुछ फैक्ट्स और आपको जानने चाहिए। इस फैक्ट्स को इस रूप में भी आप समझिएगा, जो पर कैपिटा इनकम होता है, प्रति व्यक्ति आय जो होता है, वर्तमान समय में दुनिया के बाजार में वह आय ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही आप कॉरपोरेट या पूंजी जिनके पास है, पैसा जिनके पास है, और देश के बहुसंख्य जनता लोगों को अलग अलग हिस्सों में अगर देखिएगा, तो वर्तमान समय में हमारे देश के 80% लोगों की आमदनी जो है, जो 1940-42 के अंदर हुआ करती थी, उसके बराबर अभी पहुंच गई है। इतनी असमानता है इस देश के भीतर वर्तमान समय में। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इस जानकारी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम तो यह कहने की स्थिति में आ गए कि 2047 के भीतर प्रति व्यक्ति आय $17,590 हो जाएगा। वर्तमान समय में वह $2,000 भी ना हो पाए तो चिंता इस बात का मत कीजिए, आप मत सोचिए इस पर। 25 साल के बाद उस भारत को देखिए जिसको बनाने के लिए पूरी सरकार अभी से लग गई है। क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? उसके आगे अगर झांकिएगा आप, तो जो जीडीपी जिसको ग्रोथ हम कहते हैं, जो सरकार अपने तौर पर परोसती है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कुछ पन्ने अभी और पलटना चाहिए जब सरकार ये जिक्र करती है कि देखिए हम आगे इतना बढ़ गया, आने वाले समय में और कमाल कर देंगे। तो 2004 के भीतर जब साइनिंग इंडिया का जब नारा भारत देश के अंदर लगाया गया, उस समय पे भारत की जीडीपी जो है $709 बिलियन की थी। और जब मनमोहन सरकार आई, आखिरी सांस में थी 2014 के भीतर, तो उसमें $1,331 बिलियन का
इजाफा हुआ था, यानी 188% बढ़ी थी और जीडीपी हो गई थी देश की 2040 बिलियन डॉलर। और वर्तमान समय में जब पीएम मोदी सत्ता की जो भारत दिख रही है, जो चकाचौंध भरी परिस्थितियों को दिखाती है, इस दौर में 3,300 बिलियन डॉलर यानी 65% का इजाफा जो है मनमोहन काल से मोदी काल तक और अटल बिहारी वाजपेयी काल से मनमोहन सिंह के काल में 188% का इजाफा। लेकिन अतीत की इकोनॉमी कहीं ना कहीं मायने नहीं रखेगी कि वर्तमान समय की जो ढोलक है बड़ी मजबूत है। अगर उसके अंदर और आप झांकिएगा तो 2014 में भारत ने जो कर्ज लिया हुआ था वो 58 लाख करोड़ का था। वर्तमान समय का जो कर्ज है ना, लोन है, वो भारत के ऊपर वो 158 लाख करोड़ का है, यानी 100 लाख करोड़ रुपया और बढ़ गए। जीडीपी के लिहाज से भी देखिएगा तो लगभग 6 से 7% ज्यादा हो गया जो कर्ज के अंदर डूबा हुआ भारत। समझ में आएगा तो ये और आगे चलिए। क्यों नहीं बताया जाता है सच? क्यों सरकार 2047 के भीतर जो विकसित राष्ट्र होगा उसको लेकर के कल्पना लोगों के सामने सब कुछ परोस रही है? जो आज के समय में 25 साल का बेरोजगार होगा उसकी उम्र उस समय 50 साल हो जाएगी, रिटायरमेंट के नजदीक होगा, लेकिन वर्तमान समय में उसको रिटायर्ड ही जब कर दिया गया है, यह कह करके कि अब हम नौकरी नहीं देते हैं, अब हम मुद्रा योजना के जरिए पैसे बांटते हैं। और पैसे जो बांटे गए हैं ना, लाखों करोड़ रुपए, 43 लाख करोड़ रुपए इस देश के भीतर में बांट दिए गए। वो कहाँ गया कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन यह बात जो है जांचेगा कौन, परखेगा कौन, समझेगा कौन? कोई नहीं। जब आप युवा बेरोजगारी का जिक्र करेंगे तो मोदी काल के अंदर 2014 की तुलना में यह 3 गुनी हो गई, यानी 15 से 29 साल के भीतर के उम्र के जो लोग हैं उनके भीतर की जो बेरोजगारी है वो 3 गुना है। उस समय 10% अगर थी मान लीजिए तो आज 30% है। उस समय अगर 15% 14% थी तो आज 42-45%। समझिए इस ग्राफ को। यह सच है। इस भारत देश के भीतर का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी देश की पहचान होती है, उस पहचान को अगर आप देखिएगा तो योगदान उसका 17% 1991 से चला आ रहा था जब इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत हुई थी। लेकिन कौन सी जादू वर्तमान समय में हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घट करके 12.5% पे आ गया। जीडीपी में योगदान उसका कहीं ना कहीं कम हो गया। हर साल 75 लाख रोजगार जो है 2004 से 2014 के बीच में जो खेती से हट करके हुआ करते थे इस देश के अंदर दिए गए, लेकिन वर्तमान समय में यह घट करके 28 लाख के ऊपर आकर के रुक गई है। यहां भी कहीं ना कहीं 50 लाख की कमी आई है। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन समझेगा, कौन देखेगा? जीडीपी लगातार 8% के हिसाब से बढ़ रही थी, प्रति व्यक्ति आय जो है 6.7% के एवरेज से बढ़ रही थी, वहीं जीडीपी घट करके 4% पे आ गई। प्रति व्यक्ति आय जो है धीरे धीरे घटते घटते अब 1-2% और कुछ समय में नेगेटिव की स्थिति में भी ला करके इस देश को खड़ा कर दिया गया। जिम्मेदारी इसका कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। किसके कंधे होगा? इसीलिए अगर ओडिशा के अंदर रेल दुर्घटना हुई, बालासार के अंदर हुई, बालासोर के अंदर हुई, 275 लोगों की मौत हो गई, सरकार का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। उस समय में भी अगर पत्रकार ने अगर आवाज नहीं उठाया, चीजों को छिपा लिया, दबा लिया, तो उसके बाद की परिस्थिति होते होते आंध्र प्रदेश के भीतर कल 2 ट्रेनें टकरा गई। जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। कौन इसको उठाए? देश कैसे चले और देश को कैसे चलाया जा रहा है? यह दोनों अगर देश चलाने वाले व्यक्ति के हाथ में ही अगर परिभाषा गढ़ने की ताकत होगी तो बचेगा तो क्या? और अब के सामने कौन सी चीजें आएंगी? अंतिम में लगता है कि कुछ सवाल जो इस देश के भीतर के सबसे बड़े सवाल होंगे उसको कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए। हमारे देश के भीतर में कृषि से जुड़े हुए न सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ही नहीं, अगर हमारे देश के तमाम इकोनॉमी के भीतर अगर कृषि को अगर आप निकाल दीजिएगा तो आपको जान करके हैरान हो जाएंगे आप कि लगभग इस देश के 8% लोग हैं, तबका है जो इस देश के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, उत्पादन कर रहा है। और इसीलिए भारत को एक्सपोर्ट जो भारत माल करता है उससे ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने यहाँ उत्पादन कर पाने की स्थिति में आ ही नहीं पाते। जिस कंस्ट्रक्शन का चर्चा किए, वो कंस्ट्रक्शन जिस रूप में चाहे पुलों के तौर पे बन रहा हो या फिर सरकार अपने ही हिसाब से जहां भी कर रही हो,
अगर उस हिस्से को अगर माइनस कर दीजिएगा आप, तो एक ही झटके के भीतर इस देश के भीतर में इतना आक्रोश और लोगों के भीतर गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि तकरीबन 12% लोग जो है उसी काम से जुड़े हुए हैं जो अलग अलग जगह पे सड़क पुल बन रहा है, वही रोजी रोटी है, एक तरह से चीजों को चला रही है, उनके घर को चला। यानी एक तरफ जो है सरकारी कंस्ट्रक्शन, दूसरे तरफ सरकारी गरीब कल्याण योजना। भारत यहां आकर के खड़ा। क्या आजादी के समय में भी कोई ये कल्पना किया था? प्लानिंग कमीशन पहली बार जब बना था देश के भीतर 50 के दशक में, तो क्या पहले भाषण में राजेंद्र प्रसाद हो या फिर नेहरू साहब, उनका एग्रीमेंट यही था कि इस देश के हाशिए पे पड़े तबके और वहां के मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी प्लानिंग की जाएगी 5-5 साल की, वह सरकार किसी की भी हो, उस सरकार को उस लाइन के ऊपर चलना होगा। और हुआ यही, सरकारें आई गई, लेकिन पीएम मोदी प्रधानमंत्री बदलते गए, लेकिन इकोनॉमी का ढांचा चलते रहा। लेकिन पहली बार ब्रेक, वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ब्रेक, और कोर सेक्टर जो है 8 कोर सेक्टर, उसके अंदर ब्रेक 2014 के बाद लगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। एक सवाल था। अगला सवाल, भारत देश के भीतर जो भी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार की पॉलिसी का विरोध किया, उस संस्थाएं के हर चीफ को, जो चेयरमैन डायरेक्टर बदल दिया गया। 16 बड़े ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के डायरेक्टर्स हो, चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो, जो चीफ के तौर पर नौकरशाह, उनको बदल दिया गया और अपने अनुकूल चीजों को करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया। और इस दबाव का जीता जागता नमूना आरबीआई है। आरबीआई का खेल आप भी जानते हैं, जो आरबीआई के जरिए सरकार के पास जो पैसा आना चाहिए वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन एक कमेटी बना करके, चालान कमेटी बना करके उसको भी अपने अनुकूल किया गया। इस देश के भीतर में एक नई परिस्थिति है। तो इस समय जो इस देश के भीतर हो रहा है ना, चाहे वह केरल का विस्फोट हो, जम्मू कश्मीर के भीतर का होता हुआ आतंकवादी हमला हो, कैसे जानकारी आएगी खुले तौर पर? वह तो राजनीतिक चीजों के भीतर समा जाएगी। और जब सरकार यह मान ले कि हम ही हैं तो हम हैं, और हम ही हैं तो भारत है, तो फिर चाहे राम मंदिर बन जाए या धारा 370 हटा ले, वह काम तो पीएम मोदी ही कर सकते हैं, और वो नहीं तो कुछ भी नहीं। और यह सारी चीजें देश के ही लिए नहीं, बल्कि उनके अपनी पार्टियों के लिए जिस बात का जिक्र जो है इस देश के भीतर में खुले तौर पर होने लगे, तो फिर आपके हाथों में सिवाय राजनीतिक के कुछ और नहीं बचेगा। इसीलिए शुरुआत में ही हम जिक्र किए, जब आप आसमान तले भी होते हैं ना, तो उसको भेदने का सोच सकते हैं, लेकिन भेदना बड़ी मुश्किल है। जब आप पॉलिटिकल सत्ता में होते हैं तो जनता को समझ पाए और जनता के साथ जुड़ पाए, ये बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं? कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता है? एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। समझिए, मत उलझिए इन चीजों में, समझिए मौजूदा वर्तमान समय में देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो जानकारी आप तक क्यों नहीं पहुंचता, और इस देश की अर्थव्यवस्था जो है, इस देश के भीतर का जो सामाजिक बनावट जो है, इस देश के भीतर के जो परिवारों के जो बीच के जो घुटन है, और उनके भीतर जो रोजगार को लेकर के जो उठती हुई समस्याएं, सवालें हैं, और सरकार के सिस्टम के भीतर अगर रोजगार की परिस्थितियों को खत्म करने हैं, तो मुद्रा योजना सरीखे इस तरह की योजनाओं के जरिए पैसा बांट करके हमारे देश को चलाने की सोच, और कर्ज के अंदर डूबता हुआ भारत देश, यही